विद्वानों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.3 का है। बच्चों, ये 12.3 है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, इससे हर साल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में ज़रूर आता है। तो बच्चों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 2022 में ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन 2018 में ज़रूर था और 2019 में भी ये अथवा में था, लेकिन 2022 में ये ज़रूर आ सकता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रहे बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको सही से सॉल्व करना है, सही से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले एक बात आपको ये बता दूं कि जीतने वाले की जीत से हमेशा हेडलाइन बनती है। क्या होती है? जब जीतने वाला, जब हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाला जो बच्चा होता है, तो उसी के ऊपर मैं ये पंक्ति आपको सुना रहा हूँ कि जीतने वाले की जीत से हमेशा हेडलाइन बनती है। जीतने वाले की जीत से हमेशा हेडलाइन बनती है। जब हारने वाला जीतता है तो इतिहास बनता है। तब क्या बनता है बच्चों? इतिहास बनता है। इसीलिए जो तुम में से टॉपर नहीं है, वो बच्चा भी टॉपर बन सकता है। यदि अगर जो बच्चा टॉपर नहीं है वो टॉपर बन जाता है, तो बच्चों आप ये मान सकते हो कि मैंने इतिहास रच लिया है। इसीलिए मैंने आपको ये पंक्ति बताई है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, हमेशा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चों घोट कर पी लो, जितनी मर्जी, मतलब जितनी आपकी, जिस हद तक आप जा सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिस गहराई तक आप छू सकते हो उस गहराई तक छू लो। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। आपको इस क्वेश्चन के 6 नंबर हासिल करने, ये 6 या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों, यदि अगर बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में भी आता है तो 3 नंबर बहुत होते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैथ में पास होने के लिए, टॉप मानने के लिए। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देयरफॉर बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O, सेंटर O वाले दोनों संकेंद्रीय, मतलब ये दो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। देखिए, संकेंद्रीय क्या होता है? जिन दोनों का सेंटर एक ही होता है, जिन दोनों सर्कल का सेंटर एक हो उनको बोलते हैं संकेंद्रीय। इस बात का ध्यान रहे। देयरफॉर केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा एंगल AOC, जो ये केंद्र पे कोण बना हुआ है, ये AOC, इसकी वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसके सेंटर पर, त्रिज्या खंड पे। ठीक है, जो यहाँ पे त्रिज्या खंड बोलेंगे इसको हिंदी में, AOC को क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड बोलेंगे। इसके जो सेंटर पे एंगल बना हुआ 40 डिग्री का बना हुआ है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर छायांकित भाग बना हुआ, आप पहले इसको यहाँ पर नोट करें, फिर मैं आपको छायांकित भाग आपको ये समझाऊंगा कि कहाँ पर छायांकित भाग बना हुआ है। पहले आप इसको ध्यान से, तो बच्चों आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब देखिए बच्चों, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। देखिए, जो शेडेड रीजन है उसको पहले मैं बना देता हूँ। किस भाग का आपको एरिया निकालना है? ये छायांकित भाग है बच्चों, ये वाला, ये वाला क्या है? छायांकित भाग है बच्चों। इसका आपको एरिया निकालना है। जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ, मतलब जिस एरिया पर मैं कलर भर रहा हूँ, उस एरिया का, उस रीजन का, उस भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे बच्चों। इस एरिया का आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है जिस पर मैंने कलर किया। इसीलिए पहले मैंने यहाँ पर छायांकित भाग नहीं बनाया था, ताकि आपको चित्र एकदम क्लियर नहीं दिखता है। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको ABDC का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग जहाँ पर है आपको उसका
एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों जो चित्र में दे रखा है पहले मैं वहाँ पर इसको मेंशन करूँगा। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है दिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों दिया है को क्या बोलेंगे, गिवन, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दे रखी, त्रिज्याएं दे रखी, बड़े वाले त्रिज्याखंड यानी ए ओ सी की भी त्रिज्या दे रखी हमारे पास कितनी 14 सेंटीमीटर होगी बड़े वाले की, छोटे वाले की 7 हो जाएगी, बी ओ डी की क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पहले इसको। देखिए बच्चों जो ये दूरी है छोटे वाले त्रिज्याखंड की जो दूरी है ये वाली, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर है ये। और बड़े वाले की देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या है, ठीक है। आपको इसको साइड में लिखना है। बड़े वाले देखिए छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले यानी बी ओ डी जो त्रिज्याखंड है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ए ओ सी जो त्रिज्याखंड है इसकी क्या 14 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पर सीक्वेंस में मान लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या, छोटे की मान सकते हैं, पहले सीक्वेंस पहले छोटा है फिर बड़ा। तो देयरफॉर छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए बच्चों मैंने छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लिया स्मॉल r1, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैंने छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लिया स्मॉल r1, और r1 की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बड़े वाले त्रिज्याखंड की ए ओ सी यानी बड़ा वाला वृत्त ये रहा पूरा बाहर वाला, और इसकी त्रिज्या ये रही है, ए से लेकर ओ तक बड़े वाले की त्रिज्या है, ओ से लेकर बी तक छोटे वाले की त्रिज्या है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। देयरफॉर यहाँ पे लिखना है बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ r2, r1 r2 ये सीक्वेंस में सही रहेगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैंने क्या मान ली r2, और देखिए r2 की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ए बी डी सी जहाँ पे छायांकित कर रखा है मैंने उस एरिया का, उस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों मैं क्या करूँगा, यदि अगर मैं बड़े वाले त्रिज्याखंड यानी ए ओ सी के क्षेत्रफल में से मैं छोटे वाले त्रिज्याखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा साइड का रीजन, ठीक है। जो शेडेड रीजन है यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो बच्चों आपको सीधा क्या करना है, इसको वन टाइम में निकालना है सीधा। तो देखिए बच्चों चूँकि आपसे क्या पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सीधा आपको क्या लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। आपको क्या लिखना है सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित यानी शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रखा है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाला त्रिज्याखंड जो है ए ओ सी का क्षेत्रफल, उसमें से आपको छोटे वाले त्रिज्याखंड यानी बी ओ डी का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों आपको सीधा यहाँ पर लिखना है त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करो इसमें से, बड़े वाले में से। छोटा वाला क्या है बी ओ डी है, तो त्रिज्याखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल,
तो देखिए बच्चों, खाली आपको इतना लिखना है और ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आपको जी जान लगा देना है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। बच्चों ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन की आपको सही से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आपके हाथ से 3 नंबर बच के निकल लेनी चाहिए। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको अपने बेसिक लेक्चर में त्रिज्यक खंड के फॉर्मूले, मतलब त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा रखा है। ठीक है, अब अगर आपको याद नहीं है तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, साइड में, और फिर इसको आप याद भी करें। जिन बच्चों को याद नहीं है, जो बच्चे खाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी लेकर चल रहे हैं, तो जो सवाल मैं अंतिम सफ़र में आपको समझा रहा हूँ, उन सवालों पे फोकस करिए बच्चों। ये सवाल आपको 100% बोर्ड एग्जाम में 2022 में मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले मैं आपको रफ में यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, त्रिज्यक खंड, देखिए बच्चों, त्रिज्यक खंड का जो मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर जो होता है, त्रिज्यक खंड का जो बच्चों क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, एंगल हमें दे रखा है, केंद्र का कोण, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिज्यक खंड का कोण। देखिए बच्चों, कोण, देखिए एंगल हमें दे रखा है। देखिए ये दोनों त्रिज्याओं के जो बीच में एंगल बना हुआ, एक ही एंगल है, एंगल AOC, और इसकी वैल्यू हमें देखिए चित्र में भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसको मैंने मान लिया AOC, जो त्रिज्यक खंड बना हुआ है, एंगल पे कोण है, इसको मान लिया मैंने थीटा। और देखिए बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री दे रखी है, वो मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिज्यक खंड का जो कोण दे रखा है, एंगल AOC इक्वल टू थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए बच्चों, त्रिज्यक खंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्यक खंड की त्रिज्या होती है, और जो थीटा होता है त्रिज्यक खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं पहले सही से। ठीक है, अब मैं यही यहाँ पर यूज करूँगा सीधा। तो देखिए बच्चों, जो बड़ा वाला त्रिज्यक खंड है उसकी त्रिज्या को मैंने क्या माना है, R2, और जो छोटे वाले त्रिज्यक खंड है उसकी R1 माना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़े वाले त्रिज्यक खंड का जो क्षेत्रफल है AOC का है, उसके लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, θ/360 पाई। देखिए, बड़े वाले त्रिज्यक खंड की बात चल रही है, AOC की बात चल रही है, और देखिए बच्चों, बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R2 मान रखी है, तो मतलब R2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बीच में माइनस है, तो यहाँ पे लगा लो माइनस। अब देखिए बच्चों, छोटे वाले त्रिज्यक खंड BOD की त्रिज्या मैंने R1 मानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, θ/360 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दोनों में क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, देखिए दोनों साइड कौन सी वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है, θ/360 पाई और θ/360 पाई। तो देखिए बच्चों, मैं कॉमन निकाल दूंगा, θ/360, ठीक है, डिग्री में होती वैल्यू ये, और पाई। तो देखिए बच्चों, ये दोनों में मैंने θ/360 पाई को दोनों से कॉमन निकाल दिया। तो देखिए बच्चों, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर R2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बेसिक कक्षाओं में एक फार्मूला मैंने आपको समझाया होगा कि यदि A² माइनस B² कहीं पर मिल जाए, इस रूप में लिखा हुआ नंबर कहीं पर दिख जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B² का होता है A+B और इंटू A माइनस B। तो बच्चों, अब मैं ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पर R2, देखो R2 को आपको A मान के चलना है, R1 को B मान के चलना है, दोनों में ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब A² माइनस B² A+B A माइनस B होगा। तो देयरफॉर
यहाँ पर देखिए बच्चों थीटा अपॉन 360, पाई को सेम रखना है आपको, डिग्री आप चाहे यूज करो चाहे ना करो वो तो हट जाएगा बाद में। देखिए पहले यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस बी यानी R2, यहाँ पर ए क्या R2 और बी क्या है R1, तो R2 प्लस R1, ठीक है, फिर इंटू R2 माइनस R1। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या करा है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर में मैंने ये वाला फॉर्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के बेस पर मैंने ये यहाँ पर ये वैल्यू को ओपन कराया है, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कराया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, इक्वल टू लगा लो, थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या 40, तो यहाँ रख दो 40 यानी 40 डिग्री। देखिए 360 आपको सेम रखना है। पाई की वैल्यू देखिए बच्चों, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे नहीं दी है। अगर पाई की वैल्यू नहीं देता है तो हम क्या लेते हैं 22/7, इस बात का ध्यान रहे, 22/7 हमने पाई की वैल्यू रखी है। अब देखिए आगे R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 14, बीच में क्या है प्लस है, R1 क्या है 7, ब्रैकेट लगा लो, बीच में इंटू है, R2 देखिए R2 कितना है 14, बीच में माइनस और R1 क्या है 7। अब देखिए बच्चों खाली इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बच गई अब इसमें कुछ नहीं रहा है। तो देखिए पहले ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 निम 36 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चा है उसकी मल्टीप्लाई करो, 22 कम 22 हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट लगा लो पहले थोड़ा सा और इसको सोल्व करो। देखिए 14 और 6 कितना होता है, 7 कितना होता है बच्चों 21 होता है, 14 6 20 1 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं तो गुणा होगा, हमेशा मल्टीप्लाई लगा लें इनके बीच में। उसके बाद 14 में से 7 जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। देखिए सीधा देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बचा है, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई 22 का 1 से हुआ 22, 9 से 63 हो गया। ब्रैकेट को ओपन कर लो सीधा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 21 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए 21 का 21 और 21 63, ठीक है बच्चों। 21 के टेबल से मैंने काट लिया 63 को, 21 जा 21 और 23 जा 63, 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 63, ठीक है। तो 21 से ये हमारे पास 3 टाइम कट चुका है। अब देखिए बच्चों आपको इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए यहाँ 22 रह गई, यहाँ 7 रह गई, 22 का 7 से गुणा करना है, तो 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है, 22 सत्ते 154। और चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगाए 1, 7 दूनी 14 1 15 और 3 का 3 रखना आपको सेम। और देखिए बच्चों यहाँ पर जो यूनिट दे रखा है हमें सेंटीमीटर में दे रखा है मात्रा किसका, तो यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है और एरिया में आपको यूनिट का प्रयोग जरूर करना है बच्चों। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर बच्चों बुक ने इसको आगे सॉल्व किया होगा तो आप इसको भाग देकर भी इसका आंसर ला सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। अन्यथा आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चों इसका आंसर आपको सही से चेक करना है, ठीक है, और इसको आपको नोट करना है। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बार बार अभ्यास करना है और इसकी आपको हमेशा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों यदि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों जाते जाते मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपका माइंड क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा इससे, कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो यदि अगर बच्चों आपके कुछ एक आध सपनों के टूट जाने से हमेशा जीवन नहीं मरा करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अपने अभ्यास को जारी रखना है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको जी जान से जुट जाना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना बहुत है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।